समायरा उसके हाथ थामते मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्धशेर मक्सी से मिलने के लिए उसे किसी की इतनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। जो शख्स उसकी एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर पहुंच जाता था, उसे उसने खुद से किस कदर दूर कर दिया था। उसकी ज़िंदगी का महबूब तरीन शख्स उसकी पहुंच से इतना दूर था, सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी वजह से। समायरा ने आंखों में आई नमी को अंदर धकेला था। अच्छा आप रुको, मैं करती हूँ कुछ। सकीना उसे वहीं किचन में रुकने का कहते खुद बाहर निकल गई थी। सकीना को गए 10 मिनट हो चुके थे और समायरा इतनी देर में मुसलसल किचन में इधर से उधर बेचैनी के आलम में चक्कर काटती रही थी। सकीना पूरे 20 मिनट बाद उसे किचन में वापस लौटता देख समायरा भागकर उसकी जाने बढ़ी थी। साईं की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम करने अपने हुजरे में गए हैं और सख्ती से मना किया है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। यहाँ तक कि माविश बीबी साईं भी बाहर ही हैं, शायद उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में आपको कैसे वहाँ भेज सकती हूँ। सकीना ने उसे अंदर की सारी मालूमात वहाँ पहुँचाई थी। तुम किसी तरह मुझे वहाँ तक पहुँचा दो प्लीज़, मेरा अर्धशेर से बात करना बहुत अहम है। समायरा रवानी में आदत के मुताबिक उसका नाम ले गई थी, जिस पर सकीना ने हैरत से आंखें फाड़ कर उसकी जानिब देखा था। वैसे अदी मैं ठीक हूँ या गलत नहीं जानती, मगर मुझे लगता है आपका वडेरा साईं से पहले से कोई ताल्लुक़ है, वरना इतनी छूट वडेरा साईं किसी को नहीं देते। सकीना के तजज़िये पर समायरा लम्हे भर को गड़बड़ा गई थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अभी प्लीज़ तुम मेरा ये काम कर दो। समायरा अर्धशेर के साथ किसी भी किस्म के रिश्ते से फ़ौरन इनकारी हुई थी। इस पर मज़ीद कोई चिरा किए सकीना उसे अपने साथ आने का इशारा करती आगे बढ़ गई थी। अदी अपना ख्याल रखना, जानते बूझते सोए शेर के पिंजरे में हाथ डाल रही है। सकीना हर तरफ से नज़रें बचाकर उसे अर्धशेर के कमरे तक लाती फ़िक्रमंदी से बोली थी। अर्धशेर मक्सी का गुस्सा इस कदर शदीद होता था कि अक्सर वडेरा अल्लाह बख्श की भी उसके आगे नहीं चलती थी। हवेली का हर फर्द उससे बहुत डरता था, उससे बात करते टांगें कान चांदती थी। वहीं सकीना इस थान पान से लड़के की बहादुरी देख दंग रह गई थी, जो उसी जालिम देव के शिकंजे में खुद अपना सर दे रही थी। समायरा इर्द गिर्द देखती कमरे में दाखिल होती अंदर से लाक लगा चुकी थी। इसी दौरान उसकी धड़कनों की रफ्तार नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ चुकी थी। कुछ लम्हे दरवाजे के साथ पुश्तकाए लंबी लंबी सांसें भरते उसने आंखें खोलकर जैसे ही कमरे पर निगाह दौड़ाई, कितने ही लम्हे वो देखती रह गई थी। इतना बड़ा और आलीशान कमरा उसने आज तक नहीं देखा था। उसे वाकई लग रहा था कि वो रास्ता भूलकर किसी शहजादे की सल्तनत में आ गई हो। कमरे की हर शय में लाइट क्रीम कलर का इस्तेमाल किया गया था। बाकी सबसे होते हुए समायरा की निगाहें बेड पर महवे ख्वाब अर्धशेर पर जम सी गई थी। सीने तक कंबल ओढ़े, एक बाजू सीने और दूसरा आंखों पर रखे, वो उसे गहरी नींद में मालूम हुआ था। समायरा धीरे धीरे कदम उठाते उसकी जानिब बढ़ती, कितने ही लम्हे यकटुक उसे देखे गए थे। उसके वजीहा नकुज से निगाहें हटाना समायरा के लिए मुश्किल हुआ था। वो उसके करीब नीचे कारपेट पर बैठती आंखों के रास्ते उसे अपने दिल में उतारने लगी थी। वो आज तक कभी किसी के सामने इकरार नहीं कर पाई थी कि उसने इस शख्स को किस कदर टूट कर चाहा है। वो दीवानी थी अर्धशेर मक्सी की, मगर उसकी एक गलती ने इस शख्स को हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया था। मोहब्बत करने वाला दिल इतना संगदिल कभी नहीं होता वडेरा साईं। बहुत जुल्म कर रहे हैं आप मुझ पर, मानती हूँ गलती मेरी थी, मगर माफ़ी भी तो मांगी थी ना। माफ़ क्यों नहीं किया मुझे? मेरी गलती से भी कहीं ज़्यादा बड़ी सज़ा सुना कर चले गए। इस संगदिली और बेवफाई के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी नहीं। समायरा ने भीखे लहजे में कहते अर्धशेर के चेहरे को छूना चाहा था। वो जानती थी अर्धशेर की नींद बहुत गहरी होती है, वरना कोई बिना इजाज़त अर्धशेर के कमरे में आने की गुस्ताखी करेगा। इसलिए वो बेफिक्री से उसे देखती अपनी आंखों की पिछली 5 साल की प्यास बुझा रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी चीख निकल चुकी थी जब अर्धशेर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया था। समायरा सीधी उसके सीने पर जा गिरी थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। समायरा ने उठना चाहा था जब अर्धशेर करवट बदलता उस पर पूरी तरह हावी हुआ था। समायरा की मज़ाहमत करती कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेते अर्धशेर ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा मेरी बीवी है। अर्धशेर ने उसका शर्म और खफत से लाल पड़ता चेहरा देख जिस अंदाज में कहा था, समायरा का पूरा वजूद आग की लपेट में आ चुका था। जी, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई आपको। वैसे नाम क्या है आपकी बीवी का वडेरा साईं? समायरा ने उसे अपने आप को आज़ाद करवाते चिढ़ कर कहा था, जिसके मुंह से आजकल अपनी चहेती बीवी के सिवा कुछ निकल ही नहीं रहा था। जबकि उसकी बात पर अर्धशेर भी लम्हे भर को सोच में पड़ गया था। सच तो ये था कि उसे अभी तक माविश का नाम तक नहीं पता था। जिस लड़की से पहले दिल के बाद उसने बात तक नहीं की थी, उसका नाम भला कैसे पता होता? तुम्हें मेरी बीवी के नाम से क्या प्रॉब्लम है? वो उसकी तरह बहुत हसीन है।
अर्धशेर समायरा के दिलकश नगोश को अपने बेहद करीब देखता खुमार आलूद लहजे में बोला था, मैं आपकी उस बीवी की बात कर रही हूँ जिसे आप फनी में अपने साथ ब्याह कर लाए हैं। समायरा उसकी मजबूत गिरफ्त से हार मानती मज़ाहमत तर्क कर चुकी थी। मैं भी उसी बीवी की ही बात कर रहा हूँ। क्यों? क्या उसके अलावा भी मेरी कोई बीवी है? मेरी याददाश्त में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अर्धशेर को उसे चालीस होता देख बहुत सुकून मिल रहा था। जी बिल्कुल, इसके अलावा आपकी कोई बीवी है भी नहीं तो याददाश्त में लाने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझसे दूर हो जाए प्लीज़। ऐसे ना हो आपकी इकलौती बीवी आकर ये सब देख ले और आपसे नाराज़ हो जाए। समायरा की आंखों में अर्धशेर की बात पर नमी उतर आई थी, जिस पर उसने तब कर जवाब देते उसकी चौड़ी हथेली की पुश्त पर दांत काट चुकी थी। अर्धशेर पर गुस्सा निकालने का उसका यही तरीका था। उसकी इस मासूमाना हरकत पर अर्धशेर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे की गुर्बत में इस वक्त कुछ लम्हों के लिए भूल चुके थे कि उनके दरमियान 5 साल पहले क्या हुआ था। दोनों के दरमियान मौजूद मोहब्बत पर नफरत की चादर चढ़ चुकी थी, मगर इस वक्त वो सारे तल्ख लम्हे भुलाए दोनों एक दूसरे के साथ 5 साल पहले की तरह गिले शिकवे करने में मसरूफ़ थे। मोहब्बत की महकती गुर्बत में वो दोनों कुछ वक्त के लिए ही सही मगर नफरत की तलखी भुला चुके थे। मुझे अपनी इकलौती बीवी को संभालना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें उसकी फ़िक्र में हलकान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह तुम दरवाज़ा लॉक करके किसी के अंदर ना आने का पूरा इंतज़ाम करके आई हो, वो बेचारी भला कैसे अंदर आ सकती है। अर्धशेर की ज़ुबानी बात पर समायरा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हुआ था। मतलब वो जाग रहा था और उसकी एक एक हरकत से वाकिफ़ भी था। मैं यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। समायरा उसके हाथ पर अपने दांतों के निशान छोड़ चुकी थी, मगर उसके बावजूद अर्धशेर की गिरफ्त में कमी नहीं आई थी। आज इतने सालों बाद इस लड़के को अपने बेपनाह करीब अपनी बाहों में देख उसके रगों में एक मीठा सा सुरूर उतरता चला गया था। वो इन लम्हों को जीने का ख्वाहिशमंद था। अभी कुछ लम्हे पहले समायरा ने जो अल्फाज अदा किए थे, उनकी खुशबू अभी तक उसके फैली हुई थी। अच्छा, जिस तरह तुम मुझे घूर रही थी, लगा तो नहीं कि तुम इम्पोर्टेंट बात करने आई हो। अर्धशेर ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों की चुटिया खोल दी थी। समायरा की ये स्याह जुल्फ़ें हमेशा से उसकी कमज़ोरी रही थी। इस वक्त भी उनकी महकती खुशबू अर्धशेर के हवास मुअत्तल करने के लिए काफ़ी थी। समायरा उसकी हरकत पर अपनी जगह साकत हुई थी। दिल की धड़कनों ने अलग शोर मचाया हुआ था। जब उसकी गैर होती हालत की परवाह किए बगैर अर्धशेर उसके ऊपर झुकता उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते उनकी मशहूर कुन खुशबू महसूस करने लगा था। अर्धशेर प्लीज़। समायरा के होंठ फड़फड़ाए थे, मगर उससे पहले ही अर्धशेर ने उनका दास लबों पर उंगली रखते उन्हें वहीं खामोश करवा दिया था। कुछ लम्हों बाद अपने गर्दन पर महसूस होती उसकी गर्म सांसें समायरा की जान हलक में अटका गई थी। आप गलत कर रहे हैं। समायरा ने उसे रोका नहीं था, मगर उसके अदा किया जाने वाला जुमला अर्धशेर की चंद सेकंड के लिए साकत कर गया था। अपना हक इस्तेमाल करना मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम्हें तो अभी मेरे 5 सालों का हिसाब देना है। अभी तो बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ मैं तुमसे। कोशिश के बावजूद खुद को तुमसे वो इंतकाम लेने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा जिसके तुम हकदार हो। जितनी अज़ियत तुमने मुझे दी है, शायद उसका हिसाब तुम कभी पूरा कर भी ना पाओ। अर्धशेर मक्सी को वापस अपने संग दिलाना रूप में लौटने के लिए एक लम्हा लगा था। वो उससे दूर होता बेड से उठ गया था। समायरा ने नम आंखों से उस दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़िद्दी और ज़ालिम शख्स की जानिब देखा था। आप मेरी बात सुने बगैर बाहर नहीं जा सकते। समायरा उसे बाहर की जानिब बढ़ता देख घबरा कर उसके मुकाबिल आई थी। मेरे रास्ते से हटो। मैं किसी भी मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अर्धशेर ने उसके बिखरे बिखरे दिलनशीन हुलिये से नज़रें चुराते उससे सख्त लहजे में बावर करवाया था। आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना आज आप भी अपनी रस्म के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे। समायरा दरवाजे से लग कर उसके आगे दीवार बनकर खड़ी होती उसे रोकते हुए बोली, रियली? तुम रोकोगी मुझे? और मैं रुक जाऊंगा? अर्धशेर उसके गिर्द दरवाजे पर दोनों हथेलियां जमाते उसके ऊपर झुकते उसकी आंखों में झांकते हुए नफरत आमेज लहजे में बोला था, हाँ रुकना पड़ेगा और मेरी बात भी माननी पड़ेगी, वरना। समायरा उसकी आंखों में हलकोरी लेती अजियत की झलक देखते बेचैन सी हुई थी। उसे माजी में की अपनी गलती याद आई थी, जिसमें वो उस शख्स को किस बुरी तरह से हर्ट कर चुकी थी। इसलिए उसके गले में बाजू हमल करते मोहब्बत पाश लहजे में उसकी आंखों में झांकते उससे घायल करने की कोशिश की थी, वरना क्या। अर्धशेर ने उसके बिखरे बालों में उंगलियां फंसाकर उसका चेहरा अपने मजीद करीब कर लिया था
اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ ورنہ میں اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی، سمائرہ نے اسے دھمکی دی تھی، جس پر اردشیر نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جیسے جانتا ہو ایسا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اپنی کزن نورین کی زندگی برباد ہونے سے بچا لے، اس کے ساتھ سب لوگ بہت غلط کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ اس کا نکاح اس درندہ صفت انسان سے ہونے سے روک سکتے ہیں، پلیز اس بیچاری کو بچا لیں، آپ جو کہیں گے میں آپ کی وہ بات مانوں گی، پلیز وہ بہت تکلیف میں ہے، اسے بچا لیں۔ سمائرہ اس کے انتہائی قریب کھڑی منت بھرے لہجے میں بولتی، آخر میں رو دی تھی۔ تمہاری عادت نہیں گئی نا ابھی بھی دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے والی؟ جب وہ لڑکی خود اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہی تو تم کون ہوتی ہو اس کی جگہ پر انکار کرنے والی؟ جو ہو رہا ہے ہونے دو اور میرے خاندان کے معاملات سے دور رہو، ورنہ سب سے پہلے میں ہی اس حویلی سے تمہارا صفایا کروں گا۔ اردشیر اس کی باہیں اپنی گردن سے ہٹاتا اس سے دور ہوا تھا۔ آپ ایسے انکار نہیں کر سکتے۔ سمائرہ اس کا رخ موڑنے پر دوبارہ اس کے سامنے آئی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام مائی روم۔ اردشیر اس کی جانب سے نگاہیں چراتے کھڑا تھا، بنا دوپٹے کے کھلے بالوں اور بکھرے حلیے کے ساتھ اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی۔ وہ اب بھی اس لڑکی کو بہت چاہتا تھا۔ سمائرہ کاظمی کو اتنی آسانی سے نظر انداز کرنا اردشیر مکسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اردشیر کی دھاڑ پر بنا کوئی اثر لیے وہ کچھ لمحے دیوانہ وار نگاہوں سے اسے گھورتی رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اسے بنا کوئی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھی تھی اور اردشیر کا چہرہ اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھامتی وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے نازک لبوں کی نرم آہٹیں چھوڑتی اس سے دور ہوئی تھی۔ I'm sorry۔ اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ خوف سے کپ کپاتے ایک منٹ بھی مزید وہاں رکنے کا رسک لیے بغیر نکلتی چلی گئی تھی۔ اردشیر گہرے شوق کی کیفیت میں کھڑا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سمائرہ ابھی جو کر کے گئی تھی کیا وہ سچ تھا۔ گداز لبوں کا لمس ہونٹوں پر محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ جو لڑکی اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اذیت کا سبب بنی تھی، اس کی قربت ہی اردشیر کے لیے سب سے زیادہ سکون کا باعث تھی۔ حویلی کی تمام خواتین اور ملازمیں پردے کے پیچھے کھڑی پگڑی تبدیل کرنے کی رسم دیکھ رہی تھیں، جس میں اردشیر سے خار کھاتے بہت سے مخالفین ناخوش بھی تھے، مگر اس بات کی پرواہ نہ ہی اردشیر کو تھی اور نہ ہی وڈیرا اللہ بخش کو۔ سمائرہ بھی ایک طرف کھڑی سفید لباس میں ملبوس اردشیر کو دیکھ رہی تھی۔ وائٹ پگڑی پہنے، گلے میں روایتی اجرک اور وائٹ کلف لگے شلوار سوٹ میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ چہرے کے مغرورانہ تاثرات اس کی آن بان کو مزید بڑھا رہے تھے۔ سمائرہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ سنگ دل کھڑوس شہزادہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ بس اس کا دل اس وقت ایک ہی بات کے لیے دعا گو تھا کہ اردشیر اس کی بات مان کر نورین کی سزا ختم کروا دے۔ ابھی کچھ دیر میں نورین بی بی سائیں کا نکاح ہو جائے گا۔ کیسر بہت ہی ظالم شخص ہے، اللہ بی بی سائیں کی حفاظت کرے۔ سمائرہ کو اپنے ساتھ کھڑی سکینہ کی آواز سنائی دی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمہارے وڈیرا سائیں ایسا نہیں ہونے دیں گے، سمائرہ پر یقین لہجے میں بولتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، اس بات پر دھیان دیے بغیر کہ ایک طرف کھڑی اردشیر کی چچا بھی اس کی یہ بات سن چکی ہیں، مگر اس وقت وہ لوگ نورین کی وجہ سے جس ذہنی اذیت کا شکار تھی تب وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد مردان خانے سے نورین کے حق میں سنائی زندگی کی نوید زنان خانے میں خوشیوں کی نوید لے آئی تھی۔ اردشیر نے اس کی بات کا مان رکھ لیا تھا، وہ بے پناہ خوش تھی۔ نورین نے اسے ملنے کے لیے بلاوا بھیجا تھا۔ نورین کے آس پاس اور اس کی ماں، چچیاں، باقی ساری کزنس موجود تھیں۔ سمائرہ کو نورین سے اس بے وقوفی کی قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ یوں سب کے سامنے اس کا پول کھول دے گی۔ وہ سب اس کی بہت زیادہ شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر سوالوں کی بوچھاڑ بھی شروع کر چکی تھی۔ کون ہیں آپ؟ یہاں کی رہائشی اور مزاروں کی بیٹی تو کسی صورت نہیں لگتی آپ۔ ایسا کیا رشتہ ہے آپ کا وڈیرا سائیں سے جو آپ کے کہے پر انہوں نے اتنے لوگوں کے خلاف جا کر نورین کا عین نکاح کے وقت رشتہ ختم کروا دیا؟ بلقیس بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ نورین انہیں بتا چکی تھی کہ سمائرہ یہاں صرف ان کی مدد کی غرض سے آئی تھی۔ میں کراچی میں اپنی NGO چلاتی ہوں جس کا مقصد عورتوں کی مدد کرنا ہے، انہیں ان کے کرائسس سے نکال کر مضبوط انسان بنانا ہے۔ مجھے یہاں کے حوالے سے کئی بار بہت سے واقعات سننے کو مل چکے ہیں، میں انہی کی بنیاد پر یہاں آئی ہوں اور یہاں آ کر حالات دیکھ کر مجھے اپنا آنا بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ سمائرہ نے بنا کچھ چھپائے صاف گوئی کے ساتھ ساری بات کہہ دی تھی۔
वो अदी वडेरा साईं से क्या ताल्लुक़ है आपका? शुमाइला सकीना से कही उसकी बात सुन चुकी थी, इसलिए इस वक्त तजस्सुस के मारे उससे रहा नहीं जा रहा था। कोई ताल्लुक़ नहीं मेरा उनसे, मैंने उनसे फरियाद की थी जो उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते कबूल कर ले। समायरा ने नज़रें झुकाई, झूठ बोला था। वडेरा साईं ऐसी किसी की फरियाद नहीं सुनते, बल्कि वो दादा साईं के सिवा किसी की भी नहीं सुनते। इस बात पर तो हम गशी तारी हुई है कि वो आपकी कैसे मान गए। आखिर कौन हैं आप? वो सब समायरा के जवाब से किसी तौर मुतमईन नज़र नहीं आ रही थी। चलो ठीक है, अगर वो नहीं बताना चाह रही तो हमें उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। हमारे लिए यही काफ़ी है कि उनकी कोशिशों की वजह से हमारी नौरीन बच गई। अर्धशेर की चच्ची जल्दी से बोलती उन सब औरतों के सवालों को वहीं ब्रेक लगा गई थी। समायरा ने तशक्कुर आमेज़ निगाहों से उन्हें देखा था। समायरा आज बहुत ज़्यादा खुश थी। अर्धशेर की मदद से ही सही, मगर आज वो एक लड़की की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो चुकी थी, और साथ ही उसे इस बात की भी खुशी थी कि यहाँ का वडेरा अब अर्धशेर मक्सी था, जो इतना ज़ालिम और चाबुक बिल्कुल भी नहीं था जितना वो ख़ुद को ज़ाहिर करता था या यहाँ के लोग उसे समझते थे। वो इस वक्त अपना मोबाइल लिए छुपती छुपाती वॉशरूम तक आई थी। उसका इरादा सजाद को कॉल करके वहाँ की अपडेट्स लेने का था, मगर मोबाइल ऑन करते जो नोटिफिकेशन उसे रिसीव हुए थे उन्हें देख समायरा कितनी ही देर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। वो साकत निगाहों से कितने ही लम्हे उस नंबर को तके गई थी। इस नंबर को तो वो कभी भूल ही नहीं सकती थी। 1 सेकंड की भी देर किए उसने जल्दी से इस नंबर पर कॉल बैक की थी, जिस पर उसे आज की तारीख में मुख्तलिफ औकात में 6-7 कॉल्स आ चुकी थी। दूसरी बेल पर ही दूसरी जानिब से कॉल अटेंड कर ली गई थी। वो मेहरबान आवाज़ सुनते समायरा की आंखों से आंसू बह निकले थे। मामा कैसी हैं आप? कहाँ पर हैं? बिना बताए कहाँ चली गई थी आप? ऐसा भी कोई करता है भला? आप जानती थी ना कि आपके बगैर मैं अकेली पड़ जाऊंगी, फिर भी आप मुझे छोड़कर चली गई। समायरा उनकी आवाज़ सुनते ही बिना उन्हें कुछ बोलने का मौका दिए बगैर एक ही साथ में शुरू हो चुकी थी। मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, मगर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आप इस वक्त जहाँ पर हैं वो जगह सेफ़ नहीं है आपके लिए। आपको अभी और इसी वक्त वहाँ से निकलना होगा। बहुत ज़ालिम लोग हैं वो। अगर उन्हें आपके वहाँ होने की ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो अल्लाह बख्श मक्सी आपको छोड़ेगा नहीं। निकत बेगम ने उसे रसान से समझाते वहाँ से निकल आने को कहा था। मामा अल्लाह बख्श मक्सी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहाँ अर्धशेर मौजूद है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। समायरा ने जल्दी से उन्हें अर्धशेर का हवाला दिया था। तुम वही गलती कर रही हो समायरा जो मैंने की थी। मैंने भी इसी गलतफहमी में रहकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान करवा लिया था, ये सोचते कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे अल्लाह बख्श मक्सी जैसे ज़ालिम और जाबर वडेरे से बचा लेगा, मगर उस शातिर इंसान से मुकाबला करना नामुमकिन सी बात है। वो उससे भी बड़ी बात यह है कि अर्धशेर अपने दादा जान पर जान देता है, उनके खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर तुमने उनसे उनके खिलाफ कुछ भी कहने की कोशिश की तो उनसे पहले वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, और अगर गलती से भी उसने तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लिया तो वहाँ अर्धशेर के लिए ख़तरा बढ़ जाएगा। पहले ही वहाँ उसके बहुत दुश्मन मौजूद हैं। मेरे बेटे के लिए ख़तरा मज़ीद बढ़ जाएगा। निकित बेगम बात मुकम्मल करते आखिर में रो दी थी। समायरा उनके लहजे से अपने बेटे से मिलने की तड़प का अंदाज़ा लगा सकती थी। मामा आप मेरे साथ साथ अपने बेटे को भी बहुत हल्के में ले रही हैं। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि वडेरा अर्धशेर मक्सी अल्लाह बख्श मक्सी से भी कहीं ज़्यादा शातिर और उल्टी खोपड़ी का मालिक है। ना वो अल्लाह बख्श मक्सी के किसी दिमागी टॉर्चर का हिस्सा बनेंगे, और ना ही वो मेरी बात इतनी आसानी से मानेंगे, बल्कि अपने मुताबिक नए सिरे से तहकीक करेंगे। और यही मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो माजी का एक एक वर्क खोल कर देखे, और जिस माँ को वो इतने सालों से बदकिरदार गर्दान कर धुतकारते आ रहे हैं, उसे वापस पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ इस हवेली में ले कर आएँ। समायरा के एक एक लफ्ज़ में अर्धशेर पर यकीन झलक रहा था, जबकि दूसरी जानिब निकत बेगम उसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुराती थी। मेरी वजह से पहले ही अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान करवा चुकी हो। अर्धशेर जो तुम पर जान छिड़कता था वो अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, सिर्फ मेरी वजह से, और तुम हो कि अब भी मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम ये सब अर्धशेर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खला पुर करने के लिए कर रही हो। काश मेरा बेटा अपने लिए तुम्हारी बेलौस मोहब्बत का अंदाज़ा लगा पाता तो कभी तुम्हें खुद से जुदा ना करता। निकत बेगम की आवाज़ में नमी सी घुल गई थी। आप फिक्र मत करें मामा, आपके बेटे की अकल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है मुझे। आप जानती हैं यहाँ के वडेरे से बनकर आपके साहबजादे किस कदर बिगड़ गए हैं। मामा अर्धशेर ने शादी कर ली है, आपका बेटा बेवफाई कर चुका है मुझसे, जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
مسکراتے لہجے میں بات کرتے آخر میں اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اس ایک چیز نے اس کے دل کو کس بری طرح چیٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کسی کو اپنا لہو لہان ہوتا دل نہیں دکھا پا رہی تھی۔ میرے بیٹے کی زندگی میں چاہے کتنی ہی لڑکیاں کیوں نہ آ جائیں، اس کے دل تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ مقام صرف اور صرف آپ کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نکہت بیگم اپنے بیٹے کی زندگی میں سمیرہ کی اہمیت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ جتنا آپ کا بیٹا مجھے تڑپا رہا ہے، اس سے دگنا تڑپا کر حساب برابر نہ کیا تو میرا نام بھی سمیرہ کاظمی نہیں۔ سمیرہ گالوں پر لڑک آئے آنسو صاف کرتے اذیت سے مسکرا دی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھنا، بہت مشکل کام کرنے جا رہی ہو، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نکہت بیگم نے اسے بہت ساری نصیحت اور دعاؤں سے نوازتے فون بند کر دیا تھا۔ سائیں آپ کا شک ٹھیک نکلا، وہ این جی او والی لڑکی حویلی میں پہنچ چکی ہے، جس نے سندھ کے وڈیروں کے خلاف اخبار میں خبر چھاپ کر میڈیا اور باقی عوام کی توجہ ایک بار پھر ان معاملات کی جانب مبذول کروا دی ہے، جس سے سندھ کی حکومت پر دباؤ پڑنے کا خطرہ ہے۔ زبان وڈیرا اللہ بخش کے سامنے کھڑا سمیرہ کے حوالے سے بتاتے ہوئے بولا، جس کے بعد اللہ بخش مکسی کے چہرے کے تاثرات مزید پتھریلے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی حویلی تک کیسے پہنچی؟ اللہ بخش مکسی کی پاٹ دار آواز پر وہاں کھڑے ان کے تینوں خاص آدمی سہم گئے تھے۔ سائیں ہم نہیں جانتے تھے سخت سیکیورٹی میں وہ یہاں تک کیسے پہنچے، ناصر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ وڈیرا اردشیر مکسی بھی اس کی یہاں موجودگی کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے حمید مکسی ان کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ اللہ بخش مکسی کے اشارے پر وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ دیکھ سن کر بات کرنا کب سیکھو گے؟ اللہ بخش مکسی کو یوں ملازمین کے سامنے اردشیر کے حوالے سے کہی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے اردشیر 5 سال پہلے ہم سے دور رہا ہے اور اب یہ ایک بار پھر آپ کے پوتے کو آپ سے چھیننے کے لیے یہاں پہنچ گئی ہے۔ حمید مکسی نے ان کے مقابل بیٹھتے انہیں سمیرہ کی وجہ سے ملنے والے متوقع خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ ہمیں اس لڑکی کو یہاں سے غائب کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر اردشیر کے دماغ میں اس کی ماں کو لے کر کوئی بات ڈال دے۔ جس طرح وہ لڑکی اس حویلی میں پہنچ گئی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے 5 سال پہلے آپ کے کھیلے جانے والے اتنے بڑے کھیل کے باوجود ہم اردشیر کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت پیدا نہیں کر پائے۔ ہمیں اسی وقت اس لڑکی کو مروا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ واپس اردشیر کے پیچھے نہ آ پاتی۔ حمید مکسی جو کہ ہمیشہ اپنے باپ کے ہر سیاہ سفید میں ساتھ رہے تھے، ان کے 5 سال پہلے سمیرہ کو ایسے ہی زندہ چھوڑنے والی بات پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ اردشیر اتنا بے خبر بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم کوئی بھی کھیل کھیلیں گے اور اسے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو وہ مجھ سے بے پناہ محبت اور اندھا اعتماد کرتا ہے تو اس نے مجھ پر شک نہیں کیا، لیکن اگر اس لڑکی کو مروا دیتے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ نہ جانے کیا جادو کر رکھا ہے اس لڑکی نے میرے پوتے پر۔ اگر یہ محبت کا جادو 5 سال پہلے اسے مروانے سے اتر جاتا تو میں ایک پل بھی نہ سوچتا ایسا کرنے سے، لیکن اس لڑکی کو مروانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح اسے اردشیر کی نظروں سے گرانا ہوگا۔ اردشیر کے سامنے اب کی بار اسے ایسے غلط ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اردشیر کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائے اور اردشیر کی جانب سے ملنے والی دھتکار پر کبھی اسے پلٹ کر نہ دیکھے۔ ہمیں صرف اسے اردشیر کی نظروں میں غلط ثابت کرنا ہے اور پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کا گلا دباؤں گا جو اسے بے غیرت نکہت کو واپس اس حویلی میں لا کر اردشیر سے ملوانا چاہتی ہے، جس کے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت بھرنے کے لیے نہ جانے کتنے سال لگ گئے مجھے۔ ایک بار وہ بگوڑی بھی ہاتھ لگ جائے تو ان دونوں کا اپنے ہاتھ سے گلا دباؤں گا۔ پھر آئندہ کوئی بھی عورت یوں سر اٹھا کر اپنے سائیں کے سامنے سوال کرنے سے کانپے گی۔ اللہ بخش مکسی کے لہجے میں سمیرہ کے ساتھ ساتھ نکہت بیگم کے لیے بھی بے پناہ نفرت تھی۔ تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حمید کو بھی باپ کی بات کافی حد تک ٹھیک لگی تھی۔ اردشیر کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے اس لڑکی سے اچھے سے پیش آنا ہے تاکہ اردشیر کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بھی نہ سمجھ سکے کہ ہم اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اللہ بخش مکسی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے مقروض مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولے تھے، جس پر حمید مکسی بھی مسکرا دیا تھا۔ انہی سازشوں کی وجہ سے ہی تو آج ان کا شمار سندھ کے سب سے بڑے وڈیروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے وہاں کی حکومت اور باقی وڈیروں کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ ادھی تم کسی بھی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وڈیرا اللہ بخش کو تمہارا پتہ چل گیا ہے کہ تم کراچی سے یہاں آئی ہو اور یہاں چھپ کر رہ رہی ہو اور اب چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ اردشیر سائیں بھی حویلی میں نہیں ہے، وہ کراچی گئے ہیں، وہ بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے۔ سکینہ حواس پاختہ سی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی جہاں سمیرہ حویلی کی باقی خواتین کے ساتھ بیٹھی انہیں اپنی این جی او کے اب تک کے کیے جانے والے کارناموں کے بارے میں بتا رہی تھی۔
सकीना की बात पर सब अपनी जगह से खड़ी होती तशवीशनाक नज़रों से उसे देखने लगी थी। आदि पिछले दरवाजे से भाग जाओ, दादा साई नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नौरीन को उसकी फ़िक्र हुई थी, जो उन सब की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल चुके थे। नहीं, मैं यहाँ से फ़रार होने के लिए नहीं आई थी। आने दो जिसको आना है, देखती हूँ कितना जुल्म ढाने की सकत है यहाँ के वडेरों में। समायरा अपनी जगह डटी खड़ी रही थी। उसकी बात पर सबने बेबसी और इंतहाई फ़िक्रमंदी के आलम में उसे देखा था, जब उसी लम्हे धाड़ की आवाज़ से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलते हुए डेरा अल्लाह बख्श मक्सी, हमीद मक्सी और अर्दशेर के चचा फैज़ान और नुमान मक्सी भी अंदर आए थे। जिन्हें देखते हवेली की बाकी तमाम ख़वातीन और मुलाजमाएं पीछे हट गई थीं। समायरा मुलाजमा के हुलिये से हटकर इस वक्त मेरून कलर के सादा से लिबास में मलबूस, सर पर अच्छे से दुपट्टा जमाए उनके सामने खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? पिछली बार जो तुमने किया था वो कम था क्या, जो एक बार फिर मेरे पोते की ज़िंदगी बर्बाद करने पहुँच गई हो? अल्लाह बख्श मक्सी की बात पर वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन ने बेयकीनी के आलम में आंखें फाड़ कर समायरा की जानिब देखा था। उन्हें कतई अंदाज़ा नहीं था कि समायरा ही वो लड़की थी जिसने अर्दशेर का दिल दुखाकर उसे औरतों से नफरत करने की एक और वजह दे दी थी। मैं यहाँ आपके पोते के लिए हरगिज़ नहीं आई, और ना ही अब मुझे आपके पोते में कोई दिलचस्पी है। मैंने जिस अर्दशेर मक्सी से मोहब्बत की थी वो नरम दिल रखने वाला, औरतों की इज्जत देने वाला, नेक दिल इंसान था। यहाँ के वटेरे और अर्दशेर मक्सी के जैसे संग दिल, कमज़ोर और ख़ुद को ज़मीन खुदा समझने वाले ज़ालिम वटेरे से नहीं। मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आई हूँ वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। समायरा अपने पीछे मौजूद दरवाजे से अंदर दाखिल होते अर्दशेर को नहीं देख पाए थे, जो सपाट तासुरात के साथ ये सारा तमाशा देखता वहीं रुक गया था। तो क्या उस बेशर्म और बेगैरत औरत की दोबारा वकालत करने आई हो यहाँ? क्यों तुम दोनों मेरे बेटे की जान नहीं छोड़ रही? उस घटिया बदकिरदार औरत को एक बार पूरी दुनिया के सामने हमें बेइज्जत करके सुकून नहीं मिला। अल्लाह बख्श मक्सी अभी मज़ीद भी निगत बेगम के बारे में कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले थे, जब समायरा ने हाथ उठाते उन्हें वहीं खामोश करवा दिया था। बस, दूसरों के लिए बदकिरदार और बेगैरत जैसे अल्फाज इस्तेमाल आप जैसे इंसान के मुँह से बिल्कुल भी सूट नहीं करते, जो खुद समायरा के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, जब अल्लाह बख्श मक्सी ने अपने इश्ताल पर काबू ना रख पाते समायरा पर हाथ उठाया था। मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, अर्दशेर ने फ़ौरन आगे आते उनका हाथ थामते फ़िज़ा में ही रोक दिया था। समायरा की बातों पर इस वक्त वो खुद गुस्से से भिपट चुका था, मगर उसकी आंखों के सामने कोई समायरा पर हाथ उठाए ये भी बर्दाश्त नहीं था उसे। अर्दशेर के समर पर जहाँ अल्लाह बख्श मक्सी को शदीद झटका लगा था, वहाँ बाकी सभी अर्दशेर के नज़दीक समायरा की अहमियत देख दंग रह गए थे। अर्दशेर जो अपने दादा जान पर जान छिड़कता था और उनकी गुस्ताखी करने वालों को बख्शता नहीं था, उसने आज अपने दादा का हाथ पकड़ा था, अपने दादा से आगे किसी और को रखा था। सब ख़वातीन ने रश्क और सताइश भरी निगाहों से समायरा की जानिब देखा था, जो बिना कोई रिएक्शन दिए खामोश निगाहों से अर्दशेर की जानिब देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी इस जालिम शख्स की ये मेहरबानियाँ कुछ लम्हों के लिए ही थी। अर्दशेर अल्लाह बख्श मक्सी ने बेयकीनी निगाहों से पोते के मजबूत हाथ में जकड़े अपने हाथ की जानिब देखा था। मैंने आपको रोका, इसके लिए माजरत, मगर इस लड़की ने जो गुस्ताखी की है उसकी सज़ा इस थप्पड़ से बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अर्दशेर की बात पर जहाँ अल्लाह बख्श मक्सी के होंठों पर खुशकुन मुस्कुराहट बिखरी थी, वहीं समायरा ने चेहरा झुकाते बेसाख्त आंखों में उतर आई नमी को पीछे धकेला था। गुलशन, सकीना, ले जाओ इसे और तहखाने में कैद कर दो। अगर मेरी इजाज़त के बगैर किसी ने भी इस तक पानी का एक घूंट भी पहुँचाया तो बहुत इबरतनाक अंजाम होगा उसका मेरे हाथों। अर्दशेर समायरा की जानिब से रुख मोड़े हुक्म देता अल्लाह बख्श मक्सी के साथ वहाँ से निकल गया था। अदी सकीना ने समायरा की जानिब हाथ बढ़ाया था, जो आंखों से भीगी धुंधलाई निगाहों से अर्दशेर की कुशादा पुश्त को घूरती गुलशन ने सकीना के साथ दूसरी जानिब बढ़ गई थी। कौन है ये, और अर्दशेर अदा साइंस इसे कैसे जानते हैं? नूरीन की छोटी बहन रामी ने एक तरफ खड़ी तलत बेगम की जानिब देखते ये सवाल किया था। बहुत मोहब्बत करते थे अदा साइंस से, मगर 5 साल पहले इसने उन्हें उनकी मां निगत बेगम के साथ मिलकर धोखा दिया था, जिससे साईं अभी तक संभल नहीं पाए और औरतों के लिए उनकी नफरत में मज़ीद इजाफा हो गया। जवाब देने वाली निगार थी, सिर्फ मोहब्बत नहीं। अर्दशेर साईं की पहली बीवी समायरा अर्दशेर मक्सी एक जानिब कब से खामोश तमाशाई बनी खड़ी। माविश ने आज पहली बार उन सबके सामने लब खोलते उनके 14 तबक रोशन कर दिए थे। माजी, ओ शिट, इस गाड़ी को भी आज ही ख़राब होना था। आज का पेपर तो क्या, इस इंसान जगह पर तो कोई कैब भी नहीं मिलनी। समायरा बीच रास्ते में ख़राब हुई गाड़ी को क्विक रसीद करती रोड से किसी गाड़ी के गुजरने का इंतज़ार करने लगी थी, मगर पिछले 1 घंटे से 3-4 गाड़ियां ही गुजरी थीं, जिनमें से किसी ने भी उसको ज़ोरों शोर से हाथ हिलाने के बावजूद रुकने की जहमत नहीं की थी। वो जो हमेशा ही सेमेस्टर में क्लास की टॉपर रही थी, आज उसे लगा था ये पेपर स्किप हो जाने की वजह से वो नीचे से टॉपर पर बढ़ने वाली थी।
وہ اپنے جی پی کے ستیاناش ہو جانے کے احساس سے رو دینے والی تھی جب اسے دور سے ایک ساتھ فل سپیڈ میں 3 سیاہ رنگ کی گاڑیاں آتی دکھائی دی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے ان گاڑیوں کو کیسے روکنا ہے۔ اپنا تعلیمی ریکارڈ خراب ہونے سے بچانے کے لیے وہ یہ رسک تو لینا چاہتی تھی۔ بنا گاڑیوں کی سپیڈ کی پرواہ کیے وہ عین روڈ کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی گئی تھی۔ اس کی اس احمقانہ حرکت کو دیکھتے دور سے ہی اس گاڑی کے ڈرائیور نے ہارن دینا شروع کر دیا تھا، مگر وہ بھی ٹھیٹ بنی آنکھیں بن کے درمیان میں کھڑی رہی تھی۔ اللہ جی پلیز بچا لیجیے گا، زندگی میں کچھ بڑا کیے بغیر مرنا نہیں چاہتی میں۔ سمائرہ نے آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھیں جب اسے اپنے بہت قریب زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز سنائی دی تھی۔ سمائرہ نے جلدی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا۔ تینوں گاڑیاں لائن میں اس کے آگے رک چکی تھیں۔ سائیں آپ باہر نہ نکلیں، یہ دشمنوں کی کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ گاڑی میں سوار اردشیر مکسی سامنے کھڑی لڑکی کی اس بے وقوفی پر اس کی عقل ٹھکانے لگانے باہر نکل رہا تھا۔ جب گلریز کے ٹوکنے پر اسے سخت قسم کی گھوری سے نوازتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں تپتی دھوپ میں لال تمتا چہرہ لیے کھڑی وہ نازک کمسن دوشیزہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔ گاڑی کو یوں رکتا دیکھ وہ اتنی خوش ہوئی تھی جیسے حفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ I'm really very sorry۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے کچھ کہیں میں خود ہی آپ سے معافی مانگ رہی ہوں کہ میں نے آپ کو یوں رکنے پر مجبور کیا، مگر صرف پلیز میری مدد کریں۔ میرا پیپر ہے آج، پلیز مجھے میری یونی تک چھوڑ دیں، میں آپ کو آپ کا رینٹ بھی دے دوں گی، پلیز میری مدد کریں۔ سمائرہ ایک ہی سانس میں نان اسٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی۔ اردشیر جس کی رعبدار شخصیت کے آگے کم ہی کوئی بول پاتا تھا، آج سمائرہ کی یہ سادگی بھرا بے ریا انداز اس پر بہت اٹریکٹ کر گیا تھا۔ اردشیر بنا کچھ بولے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اردشیر کے ساتھ بیٹھتے سمائرہ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ باہر کی تیز دھوپ میں وہ اس کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اردشیر سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ گاڑی سے باہر دیکھتا اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ کتنا عجیب سا بندہ ہے یہ، کیا اسے بولنا نہیں آتا؟ سمائرہ کنکھیوں سے بار بار اسے گھورتی دل ہی دل میں اس کے بارے میں کیا کیا اندازے لگانے لگی تھی۔ سائیں وہ حمید سائیں کا فون ہے، شاکر نے مخبری کیا کہ مخالفین آپ پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ جاوید کے بھی اتنا کہنے کی دیر ہی تھی جب دونوں طرف سے گولیوں کی بوچھار شروع کر دی گئی تھی۔ سمائرہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زبردستی یوں ان لوگوں سے لفٹ لے کر وہ خود کس مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اردشیر اسے اپنے بازو کے مضبوط ہزار میں لیتا بالکل نیچے جھکا تھا۔ سمائرہ پوری طرح سے اس کے ہزار میں تھی، اگر گولیاں لگتی بھی تو اردشیر کو ہی لگنی تھیں۔ گارڈز مسلسل جوابی کارروائی کر رہے تھے۔ اردشیر نے بھی اپنی جیب سے پسٹل نکالا تھا، جسے دیکھ سمائرہ کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئی تھیں۔ نہیں، آپ کچھ مت کریں، وہ لوگ آپ کو ہی مارنے آئے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ اس گاڑی میں ہیں تو وہ پوری طرح اس گاڑی پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ سمائرہ اس کے گن والے ہاتھ پر اپنی نازک نرم ہتھیلی رکھتے اسے وہیں روک گئی تھی۔ کسی کی نہ سننے والا اردشیر مکسی اس کے ایک بار کہنے پر ہی ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کی اس عقل مندی پر بے ساختہ پیار آیا تھا، جو آنکھوں میں نمی اور خوف لیے اس کے بہت قریب بیٹھی تھی، ایک طرف سے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس کی گود میں ہی چڑھ جاتی، جتنا اس وقت وہ ڈری ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گولیوں کی بوچھاریں ایک دم رک گئی تھیں اور گاڑیاں فل سپیڈ میں وہاں سے نکل گئی تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو گولی کب لگی؟ سمائرہ گاڑی سے اترتے اس کے بازو سے بہتا خون دیکھتی حیرت کی زیادتی سے مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اسے کس وقت گولی لگی تھی اس نے اس پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ اردشیر اسے ہنوز سرد و سپاٹ انداز میں جواب دیتا گاڑی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمائرہ کچھ بول پاتی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سمائرہ کو یہ لوگ بہت ہی عجیب لگے تھے۔ اف اللہ جی، امیر ہونا بھی کتنا مشکل کام ہے، لوگ ایسے ہی آپ کی جان کے دشمن بنے رہتے ہیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ غریبی اس امیری سے تو کئی گنا بہتر ہے۔ سمائرہ اپنے دھیان میں بڑبڑاتی یونی کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی کے سامنے آ جانے سے اسے رکنا پڑا تھا۔ آنی آپ؟ سمائرہ سامنے کھڑی نگہت بیگم کو دیکھ خوشی کے مارے ان سے لپٹ گئی تھی۔ وہ 2 مہینوں سے دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی اور آج واپس لوٹ کر اسے یہاں آ کر سرپرائز دیا تھا۔ یہ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ کون تھے یہ لوگ؟ نگہت بیگم کی نگاہیں اس جگہ جمی تھی جہاں سے کچھ دیر پہلے اردشیر کا قافلہ گزرا تھا۔ پتہ نہیں کون تھے، میں نہیں جانتی انہیں، میں نے صرف ان سے لفٹ لی تھی۔ سمائرہ ان کی بات کا سرسری سا جواب دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیپر دینے کی جلد بازی میں وہ ان کا زرد پردہ چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، جن کی دیوانہ وار نگاہیں ابھی بھی اسی جگہ پر جمی ہوئی تھیں۔
आनी, आई प्रॉमिस एक दिन आपका आपके खोए बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगी। समायरा ने उनके कमरे में दाखिल होते अपने बेटे की तस्वीर हाथ में पकड़कर बैठे देख आवाज़ बुलंद कहा था। निकत बेगम उनकी किराएदार थी और पिछले कई सालों से उनके घर के ऊपरी हिस्से में रह रही थी। समायरा की उनसे बहुत बनती थी। वो भी समायरा को बिल्कुल अपनी सगी बेटी के जैसे प्यार करती थी। यही वजह थी कि समायरा अपने घर से ज़्यादा उनके घर पाई जाती थी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी अपना ये वादा ज़रूर पूरा करेगी। अपने 7 साला बेटे की तस्वीर पर लब रखते उन्होंने उसे वापस साइड टेबल पर सजा दिया था। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, उनका पूरा कमरा उनके बेटे की तस्वीरों से सजा हुआ था। लेकिन आज 15 साल गुजर जाने के बावजूद जब उनका बेटा जवानी की दहलीज पार कर चुका था, उनके पास अपने बेटे की एक तस्वीर भी मौजूद नहीं थी। आप सच सच एक बात बताएंगे? समायरा उनके सामने बेड पर बैठते उनके दोनों हाथ थामते हुए बोली, जिस पर उसकी जाने प्यार भरी नज़रों से देखते निकत बेगम सर असबात में हिला गई थी। आप जो इतना टाइम गायब रहती हैं, अब अपने बेटे को देखने चाहती हैं ना, और आप ये भी जानते हैं कि आपका बेटा कौन है और कहाँ है। समायरा हर बार ऐसे ही अपनी जहानत से उन्हें हैरान कर देती थी। हाँ, यही तो बेबसी है मेरी। बेटे को सामने देखकर भी उसे सीने से नहीं लगा सकती, अपनी ममता की प्यास नहीं बुझा सकती। शदीद नफरत करता है मेरा बेटा मुझसे, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उन लोगों ने उसे बिल्कुल मेरा खिलाफ कर दिया है, अब कभी वो मुझे माफ़ नहीं कर पाएगा। निकत बेगम अपने दर्द पर काबू ना रख पाते बुरी तरह रोती थी। समायरा उनकी तकलीफ अपने दिल में बर्दाश्त करती उन्हें अपने साथ लगा गई थी। उसने दिल से अहद कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें उनके बेटे से तो मिलवा कर ही रहेगी। निकत बेगम की शादी अल्लाह बख्श मक्सी के सबसे बड़े बेटे नवाज़ मक्सी से हुई थी। निकत बेगम नवाज़ मक्सी की चचाज़ाद थी और उससे शादी में अल्लाह बख्श मक्सी को कोई ख़ास रजामंदी शामिल नहीं थी, मगर अपने बड़े बेटे जो कि उनके बाद उनका जानशीन था, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ फ़ैसला करके वो उसे खुद से बदतर नहीं करना चाहते थे। निकत बेगम एक बहुत ही खूबसूरत और धीमे मिजाज वाली खातून थी। नवाज़ मक्सी के साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, मगर अपने चचा ससुर अल्लाह बख्श मक्सी का नारवा सलूक और अपने देवर हमीद मक्सी के देखने का अजीब अंदाज़ उन्हें बहुत डिस्टर्ब करने लगा था। वो अपने शौहर को बताकर कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन लोगों के सामने कम आना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी थी हमीद मक्सी की नीयत उनके लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें ये बात बहुत बाद में पता चली थी कि हमीद मक्सी भी उन्हें पसंद करता था और उनसे शादी का ख्वाह था। शादी के 1 साल बाद उन्होंने अर्धशेर को जन्म दिया था, जिसके साथ ही उन्हें अल्लाह बख्श मक्सी के रवैये में काफ़ी मस्बत तब्दीली महसूस हुई थी। मगर हमीद मक्सी का अंदाज़ उन्हें अक्सर खौफज़दा कर देता था, जो कभी भी बिला वजह उठकर किसी काम का बहाना करके उनके कमरे में आ जाया करता था। उन्हें अपने देवर की नीयत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मगर वहीं वो अपने शौहर के आगे भी कोई ऐसी बात करके दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं करवाना चाहती थी। वो जानती थी कि गैरत के नाम पर ख़ानदान तबाह हो जाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता अर्धशेर बड़ा हो रहा था और हमीद मक्सी की शादी भी हो चुकी थी, मगर उनकी हरकतें अभी तक नहीं बदली थी। निगत बेगम अब बहुत डर डर कर अपने कमरे में रहने लगी थी और अक्सर कमरे को लॉक ही रखने लगी थी। उन्हें उस घटिया शख्स का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जो अपने सगे भाई की इज़्ज़त को दागदार करना चाहता था। जब एक दिन तंग आकर निकत बेगम ने अपने नाम नहाद चचाज़ाद अल्लाह बख्श मक्सी को अपनी ये मुश्किल बताने का फ़ैसला किया था, मगर उनके मुंह से भी बात निकली ही नहीं थी जब उनके हाथ का पड़ने वाला थप्पड़ निकत बेगम को मुंह के बल ज़मीन पर गिरने पर मजबूर कर गया था। बेगैरत, अपनी बदकिरदारी का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगाती है। आज आने दे नवाज़ को, तुझे तलाक दिलवा कर यहाँ से चलता ना गया तो मेरा नाम भी अल्लाह बख्श मक्सी नहीं। वो थप्पड़ों और ठोकरों से निकत बेगम पर तशद्दुद करते मुलाज़िमीन के ज़रिए उन्हें तहखाने में कैद करवा चुके थे। निकत बेगम रोती बिलखती रही थी, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। रात को जब नवाज़ मक्सी वापस लौटे तो बाप और भाई के मुंह से बीवी की बदकिरदारी की दास्तान सुनते एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं कर पाए थे। उन्होंने मोहब्बत की थी अपनी बीवी से, उसकी पाकबाजी की गवाही दे सकते थे। वो उन लोगों की मज़ीद एक भी सुने बगैर सीधा तहखाने पहुंचे थे, जहां बेसुध पड़ी निकत बेगम की हालत देख उनका इश्तियाल कई गुना बढ़ गया था। निकत को कमरे में लाकर उनसे सारी हकीकत जान लेने के बाद नवाज़ मक्सी गुस्से से पागल हो उठे थे। उनका सगा भाई उनकी इज़्ज़त का लुटेरा बना रहा था और वो इतने बेखबर रहे थे। निकत बेगम के बहुत रोकने के बाद भी वो नहीं रुके थे और हमीद मक्सी को मारने के इरादे से बंदूक लेते उनके पीछे डेरे पर निकल आए थे, जहां पहले हमीद मक्सी उनकी मौत का सामान किए बैठा था। हमीद मक्सी दिल ही दिल में न जाने कब से अपने भाई से बदले की आग भड़काए बैठा था। वो न सिर्फ नवाज़ मक्सी से सरबराही छीनना चाहता था, बल्कि निकत मक्सी को भी हाजिर करने जैसी घटिया सोच दिमाग में रखे नवाज़ मक्सी के वहाँ पहुँचते ही भाई होने का ज़रा सा भी लिहाज किए उनके वजूद की गोलियों से छलनी कर गया था। इस वाक़ये की खबर सबसे पहले अल्लाह बख्श मक्सी तक पहुंची थी। अपनी ही गलती की वजह से एक बेटे को वो खो चुके थे, मगर दूसरे को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमीद मक्सी को बचाने के लिए नवाज़ मक्सी के कत्ल का सारा इल्ज़ाम निकत बेगम पर डाल दिया था।
जो अपने जवान शौहर की मौत में शदीद सदमे में जा चुकी थी। उनका कोई बहन भाई नहीं था। वालिद की 2 साल पहले डेथ हो चुकी थी और बूढ़ी वालदा इस गम और मुश्किल की घड़ी में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उनकी सारी जायदाद तो पहले ही अर्दशेर के नाम पर मुंतकिल कर दी गई थी। नवाज मक्सी के जाने के बाद वो बिल्कुल तनहा रह गई थी। अर्दशेर को तो पहले ही उनके पास ज़्यादा रहने नहीं दिया जाता था। नवाज मक्सी की मौत के बाद अर्दशेर को भी उनसे छीन लिया गया था। अब हमीद मक्सी से उन्हें अपनी इज्जत का खतरा मजीद बढ़ गया था। हवेली के उस तय खाने में पड़े रहकर वो अपनी इज्जत की मजीद हिफाजत नहीं कर सकती थी और न ही अपने बेटे को देख सकती थी। इसलिए अपनी एक वफादार मुलाजमा की मदद लेते एक रात वो खामोशी के साथ हवेली से फरार हो आई थी। उनके वहाँ से भाग जाने पर हमीद मक्सी जहाँ हाथ मलता रह गया था, वहीं अल्लाह बख्श मक्सी को अर्दशेर को उसकी माँ के खिलाफ करने की एक और बड़ी वजह मिल गई थी। वो बचपन से ही अर्दशेर के दिलो दिमाग में उसकी माँ के लिए नफरत भरते गए थे। अर्दशेर के कच्चे जहन ने अपनी माँ से नफरत करना ही सीखा था। उसे अपने बाप के कातिल, अपने बदकिरदार माँ के साथ साथ दुनिया की हर औरत से शदीद नफरत हो गई थी। अर्दशेर की इस नफरत को देख अल्लाह बख्श मक्सी को मुतमईन हो चुके थे कि अब चाहे वो औरत वापस आकर कितनी भी कोशिश कर ले अपने बेटे को हासिल करने की, अर्दशेर उनकी जानिब देखना भी पसंद नहीं करेगा। निकहत बेगम अपनी ज़िंदगी की दर्दनाक हकीकत का एक एक कड़वा सच समायरा को बताती फूट फूट कर रो दी थी। जबकि उनकी दुख भरी दास्तान सुनकर समायरा को अपना दिल अजियत से फटता महसूस हुआ था। निकहत बेगम ने समायरा से अल्लाह बख्श मक्सी के वडेरा होने की हकीकत पोशीदा रखी थी। वो जानती थी कि यह जज्बाती लड़की उनकी मदद के लिए वहाँ तक भी पहुँच जाएगी और अपनी वजह से समायरा को ख़तरे में नहीं देख सकती थी। सज्जाद भाई, प्लीज़ आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे अब किसी भी तरह अर्दशेर नवाज से मिलना है। प्लीज़ कुछ भी करके मेरी उनसे एक बार मुलाकात करवा दें। समायरा अगले ही दिन अपने कज़न सज्जाद के सर पर पहुंच चुकी थी। वो जानती थी कि सज्जाद की बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी। वो उसे एक बार तो अर्दशेर नवाज से मिलवा ही सकता था। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मगर ये काम खासा मुश्किल है। अर्दशेर नवाज तक रसाई हासिल करना आसान काम नहीं है। काफ़ी मूडी किस्म का इंसान है, कम ही किसी से मिलना पसंद करता है। यहाँ तक कि उसका मूड ना हो तो अपने घर वालों से भी बात नहीं करता। सजाद के मुंह से उस बिगड़े नवाब की खसूसियात सुनकर समायरा के हौसले पस्त हुए थे। ओके, आप कोशिश कीजिएगा। समायरा ना उम्मीद सी ऑफिस से निकल आई थी। जब टैक्सी के लिए निगाहें दौड़ाते उसकी नज़र मुखालिफ रोड पर खड़ी सियाह गाड़ियों की जानिब गई थी, जिनके साथ ही एक तरफ अर्दशेर फ़ोन कान से लगाए मसरूफ़ नज़र आया था। वाह, ये बिगड़ा नवाब तो यहीं मिल गया मुझे। अब ये रोड कैसे क्रॉस करूँ? सुमायरा ने रोड पर भागती दौड़ती गाड़ियों को बेबसी से देखा था और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ गई थी। वो दूसरा रोड क्रॉस करके वहां पहुंची ही थी जब उसकी नज़र अर्दशेर से कुछ फासले पर रुकती गाड़ी पर पड़ी थी, जिसमें से निकलते ही हमला आवर अर्दशेर पर बंदूक तान चुके थे। ओह नो, आने से मिलने से पहले उनके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। समारा बिना सोचे समझे आगे बढ़ी थी और अर्दशेर के आगे आ गई थी, मगर अर्दशेर पहले ही उस जाने मतवज्जो हो चुका था। उसने समायरा को बाजू के हल्के में लेकर एक तरफ होते उन हमला आवरों पर फायर खोल दिए थे। उसके गार्ड्स भी जल्दी से अलर्ट होते आगे आए थे और उन लोगों को गोलियों से भून डाला था। समायरा इन सूरत हाल पर सहम कर अर्दशेर का बाजू जकड़े खौफ के ज़ेर असर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। अर्दशेर ने चेहरा मोड़ कर उसकी जानिब देखा था, जिसका चेहरा ख़तरनाक हद तक लाल हो चुका था। वो उसके हसार में होले होले कांपती खौफजदा हिरनी लग रही थी। इस लड़की से उसकी ये दूसरी मुलाकात थी और दोनों बार सिचुएशन कुछ खास खुशगवार नहीं रही थी। उसके गार्ड्स को वो बहुत मशकूक लगी थी, मगर अर्दशेर का दिल नहीं चाह रहा था इस लड़की पर शक करने का। तुम ठीक हो? अर्दशेर उसे ऑफिस से अंदर ले आया था। उसकी बात पर समायरा ने धीरे से सर हिला दिया था। उसे उस शख्स की सरतासुरात से खौफ महसूस हो रहा था। मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? कौन हो तुम और मुझसे इतनी हमदर्दी जताने की वजह? अर्धशेर के कहने पर वेटर ने उसके सामने पानी का गिलास रखा था, जबकि वो खुद खड़ी खिड़की के पास जाकर खड़ा होता सिगरेट होंठों में दबा चुका था। क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं, समायरा ने साफ कोई सा जवाब देते अर्धशेर को अपनी जानिब देखने पर मजबूर कर दिया था। अर्धशेर नवाब मगजी किसी को अच्छा नहीं लग सकता। बहुत बुरा हूँ मैं, और औरतों के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। अर्धशेर उसके करीब आते सोफे पर उसके इर्द गिर्द हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकते उससे खुद से अच्छा खासा खौफसदा कर गया था। उसके चेहरे के भरमी भरे तासुरात देख वह मज़ीद कुछ बोल नहीं पाई थी। चली जाओ यहाँ से। अर्धशेर उसकी मासूम सूरत से वो मुश्किल निगाहें हटाता रुख मोड़ गया था। इस लड़की से वो कोशिश के बावजूद सख्ती से पेश नहीं आ पा रहा था। आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अगर औरतों के मामले में बुरे होते तो उस दिन मुझे लिफ्ट ना देते। आप बहुत
अच्छे इंसान हैं और मैं आपके अंदर की वो अच्छाई बाहर ला कर रहूँगी, चाहे आप मुझे कितना ही खौफज़दा क्यों ना कर लें। समारा हिम्मत नहीं हारना चाहती थी, उसे अपनी आने की खातिर हर हाल में इस इंसान के दिल में अपनी जगह बनानी थी। अर्धशेर नवाज़ उसे अपनी सोच से भी कहीं ज़्यादा टेढ़ा इंसान लग रहा था। उसने ज़िद्दी लहजे में अर्धशेर उसकी जानिब बढ़ा था और उसे कलाई से थामता बाहर की जानिब बढ़ गया था। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? समायरा ने अपनी कलाई आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश की थी, मगर अर्धशेर उसे बाहर लाता गेट के पार फेंक चुका था। समायरा मुंह के बल पक्की सड़क पर जा गिरी थी, उसकी हथेलियां और घुटने छिल गए थे। तुम औरतों को एक बार की कही बात समझ नहीं आती ना। तुम लोग अपनी इंटरव्यू में बाजों से दुनिया के बाकी मर्दों को पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुमने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी, इसीलिए तुमसे नरमी से बात की, वरना तुम औरतों इतनी नरमी और अच्छे रवैये की हकदार बिल्कुल भी नहीं हो। आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना इससे भी बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अर्धशेर के लहजे में और अचात के लिए इतनी नफरत एक समारा सहम कर अपनी जगह से सिमट चुकी थी। उसने आज तक अपने लिए इतनी नफरत किसी की आंखों में नहीं देखी थी जितनी इस वक्त अर्धशेर की शोला बरसाती आंखों से निकल रही थी। अर्धशेर उसके भीगते चेहरे पर एक कहर बरसाती नजर डालता अंदर की जानिब बढ़ गया था। समारा बंद होते दरवाजे को खाली खाली नजरों से देखती, अपना खून आलूद हथेली को दुपट्टे से साफ करती वहां से उठ गई थी। आइंदा अगर ये लड़की मेरे घर, ऑफिस या गाड़ी के करीब नजर आई तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस लड़की की सूरत मुझे दोबारा दिखाई नहीं देनी चाहिए। अर्धशेर अपने मुलाजिमीन को गुस्से से चिल्लाता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। हमेशा हर एक को मुंह तोड़ जवाब देने वाला, औरतों को दुनिया की सबसे बदतर मखलूक गर्दानते खुद से दूर धत्कार देने वाला, आज न जाने क्यों इस छोटी सी लड़की से खौफजदा हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे वो इस लड़की से हार जाएगा, उसकी मासूम सूरत से नफरत नहीं कर पाएगा। उसे इस बुरे तरीके से पेश आने की वजह ही यही थी कि वो उसे उससे खौफज़दा करना चाहता था ताकि आइंदा वो उसके करीब ना आ सके। आउच, आने आराम से बहुत दर्द हो रहा है। समारा आंखों में आंसू भरे तकलीफ से चिल्लाई थी, मगर इन आंसुओं की वजह हाथों के जख्म की तकलीफ नहीं थी, बल्कि उस शख्स की आंखों में मौजूद शदीद नफरत थी। समारा ने निकट बेगम को अर्धशेर से हुई मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो जानती थी कि वो उसे रोक देंगे, वो नहीं चाहेगी कि समारा किसी मुसीबत में पड़े। अपने मामले में इतनी परवाह लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बाकी सबकी फिक्र और ख्याल रखना है तुम्हें, मगर तुम्हें एक अपना कोई होश नहीं। देखो कितनी ज़्यादा चोट लगवा ली है खुद को। निकट बेगम उसके जख्मों पर मरहम लगाने के साथ साथ उसे प्यार भरे लहजे में डपट भी रही थी। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे भला अपनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। समारा उनके गाल पर प्यार करती मोहब्बत पाश लहजे में बोली थी। अर्धशेर से मिली थी। उसकी भैंडिज करते उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा था, मतलब आपने आज भी मेरा झूठ पकड़ लिया? जी, गई थी आपके अकड़ू से बेटे से मिलने। ओ फल्ला जी, गुस्सा तो उसके नाक पे सवार रहता है। सीधे मुंह बात तक नहीं गई, बल्कि उठाकर घर से ही बाहर फेंक दिया, सब मुलाजिमीन के सामने। देखिएगा एक बार आपके बेटे को लाइन पर लगा लूँ, फिर कैसे इस बदतमीज़ी का बदला लेती हूँ। समारा हमेशा की तरह ये बात भी उनसे छुपा नहीं पाई थी। मेरा बेटा इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। उसके जिन हाथों में तरबियत हुई है और जो हालात रहे हैं, उसने उसे ऐसा बना दिया है। बिना माँ बाप की परवरिश पाई है उसने। बहुत अकेला महसूस करता होगा मेरा बच्चा। उसकी इस हरकत पर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। निगत बेगम उसके ज़ख्म देख शर्मिंदा सी हुई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी अपने दादा और चचा जैसा बने। ओहो अनी, आप प्लीज़ ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बस आपका बेटा कुछ ज़्यादा अकड़ू और बदतमीज़ है, लेकिन उसे मैं जल्द ही ठीक कर लूँगी। वैसे हैंडसम तो काफ़ी है आपका बेटा। ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़का मुझे पसंद आया है, और इस पसंदीदगी के साथ पर उसने मुझे अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। इतनी ज़्यादती भी कोई करता है भला? हमारा किस बात पर निगत बेगम ने खुशगवारियत से उसकी जानिब देखा था। क्या तुम्हें वाकई अर्धशेर पसंद आया है? ये बात पूछते उनके चेहरे से खुशी छलकी थी। जी, समारा ऐसी ही थी। जो बात उसके दिल में होती थी साफ कोई से कह देती थी। वैसे एक राज की बात बताऊं, पसंद तो आपके बेटे को भी मैं बहुत आई हूँ, और मुझे लगता है शायद इसी बात से घबरा कर उसने मुझे बाहर फेंक दिया। ऐसे अकड़ू शय को जूते की नोक पर रखने वाले बिगड़े नवाबजादे मोहब्बत के जज्बे से बहुत डरते हैं। आपके बेटे का भी यही मसला लग रहा है मुझे। सुमैरा उनके करीब होती राजदारी से बोली थी, जबकि निकत बेगम इस बात के सच होने के दिल ही दिल में दुआ कर गई थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे को समारा जैसी ही प्यारी लड़की मिले, जो वाकई उसे संवारने की सलाहियत रखती थी और उनके बेटे के साथ सबसे ज़्यादा सूट भी करने वाली थी।